मैं केहर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल ऑफ स्टूडेंट लाइफ में। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले पहुंचे। तो आज मैं लेके आया हूं पावर ग्रिड में पूछे गए प्रीवियस क्वेश्चन, जो पावर सिस्टम से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रॉपर्टीज इन ऑफ इंसुलेटर फॉर ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन के लिए इंसुलेटर की सही संपत्ति की पहचान करें। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मस्ट बी हाई। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। और ऑप्शन नंबर बी दे शुड बी पोरस। पोरस माने होता है कि झरझर, बस झरझर नहीं, वो एकदम स्मूथ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी देयर मस्ट बी सम इंटरनल फ्लॉ होते हैं, इंटरनल फॉल्ट उसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी दे शुड बी मिनिमम इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। वो टेम्परेचर से बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं होना चाहिए, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, मतलब 0 के समथिंग होना चाहिए। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जान लेते हैं कि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, रिलेटिव परमेबिलिटी हाई होनी चाहिए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, जिससे कि हमारा वोल्टेज ब्रेकडाउन जल्दी नहीं होगा। और इसकी और भी प्रॉपर्टी है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, इंटरनल इम्प्योरिटी से मुक्त होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सोलर कलेक्टर और कंसंट्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सौर संग्राहक या सांद्रक है? तो यहाँ से जानेंगे। ऑप्शन नंबर ए पैराबोलिक और टाइप विदाउट लाइन फोकसिंग। बिल्कुल नहीं, कि यहाँ पे इसने विदाउट फोकसिंग कहते हैं। विदाउट फोकसिंग की तो हमारे रिसीवर पे हीट पहुँचेगी ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, हेलिस्टेट विद सेंटर रिसीवर फोकसिंग, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसके बारे में हम आगे जानेंगे, मैंने इसका डायग्राम लिया हुआ है। तो यहाँ देखते हैं स्टूडेंट, ये उसका डायग्राम है। ये सन से हमारी सौर एनर्जी आ रही है और ये होते हैं हमारे हेलियोस्टेट। हेलियोस्टेट ये बिल्कुल फ्लैट प्लेट नहीं होती है, एक शंकुआकार में थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा गोलाकार होती है, जिसके सेंटर पे ये रेस पड़ती हैं और यहाँ से रिसीवर इनको कलेक्ट करता है। अब रिसीवर में हमारा वाटर भरा होता है यहाँ पे, ये इसको आप बॉयलर भी बोल सकते हैं। अब बॉयलर ड्रम से यहाँ से पानी गर्म होकर जाता है और स्टीम ड्रम में यहाँ से हीट उत्पन्न होती है। हीट यहाँ से टरबाइन पर जाती है, टरबाइन कनेक्ट होती है हमारे जनरेटर से, यहाँ से बिजली बन के हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी स्टीम थी, स्टीम को हम फील्ड वाटर रीहीटर की तरफ भेज के उसे पानी में कन्वर्ट करके इसको रिसाइकल कर देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए एन डिपेंडेंट सोर्स। निम्न में से कौन एक आश्रित सोर्स है? मतलब डिपेंडेंट सोर्स आपको बताना है। इसमें डीसी जनरेटर कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट सोर्स है। ये आंसर हमारा नहीं होगा। ट्रांजिस्टर एक डिपेंडेंट सोर्स होता है, अल्टरनेटर कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, बैटरी कोई डिपेंडेंट सोर्स नहीं है, ये इंडिपेंडेंट सोर्स हैं ये तीनों, और ये हमारा डिपेंडेंट सोर्स है ट्रांजिस्टर। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगले पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ सीरीज कंपनसेशन इज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में श्रृंखला क्षतिपूर्ति के उपयोग से जुड़ी वर्तमान समस्या की पहचान करें। देखो यहाँ से हम ऑप्शन क्लैरिफाई कर लेते हैं। मैं इसका आपको एडवांटेज भी बताने वाला हूँ, डिसएडवांटेज क्या है उसके वो भी बताने वाला हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, फेरो डिसोनेंस। ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, उसका कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है ये। ऑप्शन नंबर बी लाइन प्रोटेक्ट। लाइन प्रोटेक्ट इसमें हमारा थोड़ा प्रॉब्लम आती है, इसको आगे बताऊंगा मैं आपको मैं अच्छे से। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आगे चलते हैं, अगली स्लाइड में अच्छे से समझाता हूँ। तो देखो स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि जब हम सीरीज कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, ये हमारी लाइन है, लाइन में हमने सीरीज कैपेसिटर का यूज किया। अगर सीरीज कैपेसिटर का यूज करते हैं हम, तो यहाँ से हम वोल्टेज को कंट्रोल करके वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं और वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं। वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं, वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं। इसको हम लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करा सकते हैं। इससे हमारे सिस्टम का इम्पीडेंस बढ़ता है, पावर फैक्टर इंप्रूव होता है और हमारी जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है यहाँ पे वो बढ़ जाती है। इसके काफ़ी सारे फायदे हैं। और जहाँ पर हम शंट कैपेसिटर यूज़ करते हैं, शंट कैपेसिटर से हमारी करंट लिमिट होती है, जिससे कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाते हैं। और हमारा आप जानते ही हैं शंट रिएक्टर हमारा फेरेंटी इफेक्ट के लिए यूज़ होता है। तो आगे चलेंगे।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेरिट ऑफ मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। निम्न में से कौन न्यूनतम तेल सर्किट ब्रेकर की योग्यता है। तो यहाँ से हम पहला ऑप्शन देखेंगे, लॉन्ग कंटेंट एंड रैंडम मेंटेनेंस, ये हमारा गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। द स्पेस रिक्वायर्ड इज रिड्यूस। हाँ, जब जाहिर सी बात है, जब हम अगर उसका साइज छोटा करेंगे तो स्पेस कम हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर अभी तक तो सही है। सी ऑप्शन देखते हैं, लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लोसन, नहीं उसकी लेस नहीं होगी, उसकी हायर हो जाती है। अब देखेंगे इस ऑप्शन डी, स्मॉलर आर्किंग टाइम फॉर स्मॉल करंट, नहीं ये भी नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में कुछ बतलाता हूँ। ऑयल सर्किट ब्रेकर की जो हम रेटिंग करते हैं, जो हमारे 2.5 केवी के वोल्टेज के लिए 25 MVA वियोजक क्षमता होती है उसकी, और 230 केवी के लिए 230 केवी के लिए हमारा 5000 MVA का वियोजक क्षमता का हम सर्किट ब्रेकर बनाते हैं। और यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, जो हमारा सर्किट ब्रेकर में जो ऑयल यूज होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी बहुत हाई अच्छी होनी चाहिए, मतलब इंसुलेशन उसका बहुत हाई होना चाहिए, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका हाई होना चाहिए, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए उसमें, हीट ट्रांसफरिंग का गुण होना चाहिए उस पर, हाई विस्कोसिटी होनी चाहिए उसकी। और इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, इसमें आग लगने का खतरा बहुत ही ज़्यादा बना रहता है। बरसाती मौसम में जब हमारे खुला होने के कारण इसमें नमी ग्रहण कर लेता है, जिससे ब्लास्ट जल्दी हो जाते हैं, ये ख़राब जल्दी हो जाता है, और मेंटेनेंस के समय इसके बिखरने का भय बना रहता है। ऑयल का क्या क्या होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर में। ऑयल सर्किट ब्रेकर में काम इसका आर्क बुझाना भी इसका काम होता है, इंसुलेशन का कार्य भी इसका होता है, कूलिंग का कार्य भी यही करता है, और हीट ट्रांसफ़र भी यही करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑयल बहुत सारे काम इसमें करता है। तो हम आगे चलेंगे, तो आगे क्वेश्चन पे चलेंगे, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन इज, EHV लाइनों में बिजली का उत्पादन और वितरण है। मतलब हम किस में करते हैं, AC में करते हैं या DC में करते हैं। देखो, डिपेंड ऑन द लोड फैक्टर, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि लोड फैक्टर का कोई मतलब नहीं है कि आप DC से कर रहे हैं AC से कर रहे हैं। बोथ इन AC एंड DC नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूशन अगर DC पे करेंगे तो बहुत हाई कॉस्ट हो जाएगी, इकोनॉमिकली बहुत ही खराब हो जाएगा उसका, तो नहीं कर सकते। और AC को हम कर सकते हैं लो वोल्टेज पे भी, हाई वोल्टेज पे भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी, क्योंकि हमारा जनरेशन अगर हम DC में करने लगे तो बहुत लो पे हो पाएगा, इसीलिए हम AC में ही जनरेशन करते हैं और AC में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। मैं आपको आगे डायग्राम के द्वारा काफ़ी अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, तो आगे वीडियो को जरूर देखेंगे। तो हम इसके जरिए समझ लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन कहाँ कहाँ होता है, कितने वोल्टेज पे करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो ये हमारा हो जाता है जनरेशन प्लांट, ये हमारा जनरेशन प्लांट हो जाता है। यहाँ से हमने 11 kV जनरेट किया, ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं हम। स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर यूज करते हैं स्टार्टिंग में, और डिस्ट्रीब्यूशन पे हम डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर का ही यूज करते हैं स्टार्टिंग में और लास्ट में, दोनों बीच में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अब यहाँ से स्टेप अप वोल्टेज होके यहाँ से हम 132 या 220 जितना भी हमें चाहिए होता है उतना करके हम प्राइमरी ट्रांसमिशन के द्वारा ट्रांसमिशन सब स्टेशन पर ले आते हैं। यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जब हम लाइन को ले जाते हैं तो ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन से हम पहुंच जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन की तरफ। सब स्टेशन पे आके यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ तक हम लोकल सब स्टेशन तक ले जाते हैं। जो गाँव में आप देखते होंगे लोकल सब स्टेशन बने होते हैं, वहाँ तक हमारा प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, वहाँ से सर्विसमैन के द्वारा हमारा घर तक बिजली आ जाता है। तो इससे लेआउट के द्वारा हमने जाना। तो आगे चलते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, क्योंकि अगली वीडियो जब भी लग के आएँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू स्टूडेंट, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो देखी।